जो कल हमने संक्षेप में आपसे जो चर्चा की थी कि विशुद्ध अनुसंधान क्या होता है, सबसे पहले हम विशुद्ध अनुसंधान पढ़ेंगे, फिर व्यावहारिक अनुसंधान पढ़ेंगे। तो कल चर्चा जो हमने किया था कि विशुद्ध अनुसंधान एक सैद्धांतिक अनुसंधान होता है। विशुद्ध अनुसंधान ज्ञान की खोज से संबंधित है, अर्थात इसमें हम अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अर्थात जो ज्ञान हमारे पास पहले से उपलब्ध है, जो स्रोत हमारे पास पहले से उपलब्ध हैं, उन्हीं स्रोतों के आधार पर हम कुछ नई बातों को खोजने की कोशिश करते हैं। तो सैद्धांतिक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके संबंध में जो डाटा है वो पूर्व से उपलब्ध होता है। पूर्व में जो साहित्य होता है, पूर्व में जो लोगों ने काम किया होता है, उनके काम को, उनके साहित्य को पढ़ के और ज्ञान की शाखा में हम कुछ और जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे पास ज्ञान है, वो ज्ञान हमारा जो है वो पूरी तरह परिमार्जित नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, वो उसका सत्यापन नहीं हुआ है, या आप कह सकते हैं कि उसमें प्रामाणिकता नहीं है। तो हम उस ज्ञान को और भी प्रामाणिक बनाने के लिए जब रिसर्च करना शुरू करते हैं या उसी ज्ञान को और आगे विस्तारित करना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो ज्ञान जो होता है वो वास्तव में प्योर या विशुद्ध अनुसंधान हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो है, जैसे हमने आपको शुरू शुरू में बताया भी था कि इसकी परिभाषा की गई है, ज्ञान के लिए ज्ञान की खोज। तो आगे हम लोग अभी देखेंगे, बिना व्यावहारिक प्रयोग के किसी परिघटना के संबंध में और अधिक जानकारी के संकलन से संबंधित है ये शोध। यानी हम इसका व्यावहारिक प्रयोग, व्यावहारिक धरातल पर प्रयोग नहीं करते हैं। हम तो सिंपल तरीके से जो ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है उसी का अध्ययन करते हैं और उसी के आधार पर हम वर्णन करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि वर्णनात्मक विधि का उपयोग इसमें किया जाता है, प्योर या बेसिक रिसर्च। इसको बेसिक, बेसिक माने मौलिक, मूलभूत, इसको मूलभूत रिसर्च, मौलिक रिसर्च कहते हैं। ठीक है ना। तो या आधारभूत रिसर्च कहते हैं। तो इसमें हमें केवल ज्ञान की प्रतिष्ठा करनी होती है, पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना होता है और पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को स्थापित करना होता है, नए सिद्धांत बनाने की कोशिश की जाती है। व्यावहारिक जगत में हम इसका प्रयोग नहीं करते। बिना व्यावहारिक प्रयोग के इसका सरोकार ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि से है। हमारा उद्देश्य क्या होता है कि जो नॉलेज हमारे पास पहले से था, उस नॉलेज में हम कुछ एडिशन कर दें, कुछ और जोड़ दें, कुछ और वृद्धि हो जाए, कुछ नई बातें उसमें आ जाए, या वो पुराना जो ज्ञान है वो परिमार्जित हो जाए। इसलिए जो है हम विशुद्ध अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप गांधी का वर्तमान संदर्भ में गांधी की प्रासंगिकता विषय पे बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो अब गांधी के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं। हम उसी ज्ञान को प्राप्त करेंगे और उसी ज्ञान में अतिरिक्त ज्ञान और भी जानकारियां जोड़ेंगे, जो जानकारियां हमें अपने अनुभव से प्राप्त होती हैं या शोध के माध्यम से प्राप्त होती हैं, उन जानकारियों को हम फिर से उसमें जोड़ देंगे। तो ये क्या है, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज है। वास्तव में विशुद्ध अनुसंधान जो है ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि है, हम थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पीवी यंग जो है एक रिसर्च मेथोडोलॉजी के बड़े विद्वान हैं, इनका कहना है ज्ञान के लिए ज्ञान की खोज, नॉलेज फॉर नॉलेज सेक। ये बहुत संक्षिप्त परिभाषा इन्होंने किया है विशुद्ध अनुसंधान की, कि हम विशुद्ध अनुसंधान में ज्ञान के लिए ज्ञान की खोज करते हैं। अर्थात हमारे पास जानकारियां हैं, लेकिन हम उन जानकारियों को और बढ़ाते हैं, उन जानकारियों को मल्टीप्लाई करते हैं, उनको विशिष्ट बनाते हैं या उनको और भी वैज्ञानिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो विशुद्ध अनुसंधान केवल इतना है। सैद्धांतिक है ये, इसलिए सैद्धांतिक है क्योंकि इसमें हम पूर्व से स्थापित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के आधार पर अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं या कुछ नई बातें खोज के उसमें और जोड़ देते हैं। यानी पूर्व का जो ज्ञान है वो और भी समृद्ध हो जाता है। ये होता है विशुद्ध रिसर्च होता है। इसके अंतर्गत प्राकल्पना विकास और प्राकल्पना परीक्षण की आवश्यकता होती है। हम लोगों ने कई बार चर्चा किया प्राकल्पना पर, एक चैप्टर आपका है, हम लोग प्राकल्पना पढ़ेंगे और उसमें चर्चा आपसे करेंगे कि प्राकल्पना क्या होता है, प्राकल्पना कैसे बनाते हैं और शोध में प्राकल्पना का उपयोग क्या होता है। ये हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी संक्षेप में हम ये जान लें कि प्राकल्पना क्या है। प्राकल्पना हमने आपको बताया, हो सकता है आपको जानकारी हो। प्राक दो शब्दों से बना, प्राक और उसके बाद कल्पना। प्राक माने पूर्व में और कल्पना माने विचार। अर्थात हम रिजल्ट तक नहीं पहुंचते, निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते हैं और निष्कर्ष के बारे में एक अनुमान लगा लेते हैं। तो निष्कर्ष तक पहुंचने से पूर्व निष्कर्ष के संबंध में किया गया अनुमान, ये प्राकल्पना कहलाती है। तो विशुद्ध अनुसंधान में हम कुछ प्राकल्पनाएं बनाते हैं।
और कुछ प्राकल्पनाएं बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपसे कह सकते हैं, एक प्राकल्पना हम आपको दे रहे हैं पुलिस के बारे में। एक बार मैंने आपको शायद और बताया था, जैसे आप कहते हैं कि पुलिस की छवि प्रपीड़क की छवि है, या पुलिस का जो कार्य है वो प्रपीड़क, प्रपीड़क माने पीड़ा देने वाला, कोयरसिव, दमनकारी, इसको हम दमनकारी भी कह सकते हैं ना। तो एक ये कल्पना है, ये प्राकल्पना है। अब जब हम अध्ययन करते हैं तो अब अध्ययन करने के पश्चात फिर हमको ये पता चलता है कि पुलिस की छवि प्रपीड़क है या वो लोक कल्याणकारी है। हो सकता है वो लोकहित में काम करता हो और प्रपीड़न का जो काम है वो उसका साधन हो। तो ऐसा भी बाद में निष्कर्ष में आता है। तो बाद में क्या होता है, हमारी प्राकल्पना गलत भी सिद्ध हो जाती है। जो हम विचार करते हैं वही विचार सही मायने में सिद्ध नहीं हो पाता है, उसका उल्टा विचार आ जाता है। तो ये प्राकल्पना इसको कहते हैं। तो विशुद्ध अनुसंधान में हम कुछ प्राकल्पनाएं तैयार करते हैं और उन प्राकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं, और परीक्षण करके ये देखते हैं कि क्या हमारे द्वारा किया गया जो विचार था वो विचार सही है या नहीं है। ठीक है ना। जैसे आप कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव है, अभी प्राकल्पना है, ये प्राकल्पना आपने कर लिया कि महिलाएं राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है। अब जब हम अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जागरूकता का स्तर उनके पास है या नहीं है। तो ये प्राकल्पना होती है। तो दूसरी बात क्या है, इसकी प्रकृति सैद्धांतिक होती है। जो विशुद्ध अनुसंधान होता है ये केवल ये सैद्धांतिक होता है, ये सिद्धांत की जानकारी देता है। ये जो है व्यवहार या तकनीक की जानकारी नहीं देता है। इसमें किसी विशिष्ट तकनीक की खोज हम नहीं करते हैं, इसमें हम केवल निष्कर्ष निकालते हैं पूर्व ज्ञान के आधार पर, और इसीलिए इसको हम इसकी प्रकृति को सैद्धांतिक मानते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, सामाजिक परिघटना के संबंध में पूर्व से स्थापित सिद्धांतों का समर्थन करते हैं या उसका इनकार करते हैं। जो पहले से सिद्धांत स्थापित है, जैसे अब कार्ल मार्क्स के बारे में आप पढ़ना शुरू करें, कार्ल मार्क्स ने जो लिखा है, अब उसके बारे में हम क्या करते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि उसके जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को पढ़ें, पढ़ने के पश्चात अगर वो एक्सेप्टेबल हो, स्वीकारणीय हो, तो हम उसको स्वीकार करें, और अगर वो नकारने योग्य हो तो हम उसको नकारें। और नकारने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बात न कहें, नकारने का मतलब यह है कि उसको नकारने के पश्चात हम अपना तर्क प्रस्तुत करें, हम अपना सिद्धांत प्रस्तुत करें, हम अपना विचार प्रस्तुत करें। तो ये विशुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत ये बातें होती हैं कि पूर्व में जो सिद्धांत स्थापित हैं उन्हीं के आधार पे हम ज्ञान की नई धारा की खोज करते हैं या ज्ञान में वृद्धि करते हैं। और इस दौरान अगर पूर्व के स्थापित सिद्धांतों में कोई कमी है तो उस कमी को भी हम बाहर निकालते हैं और उसकी आलोचना कर सकते हैं। उसको, उस सिद्धांत से हम सहमत नहीं हो सकते। अगर हम सहमत नहीं हैं तो अपनी असहमति के कारणों से भी लोगों को अवगत कराएंगे। तो ये है विशुद्ध अनुसंधान। विशुद्ध अनुसंधान में क्या होता है, ज्ञान की खोज और व्यावहारिक उपयोग की चिंता के बिना घटना के विषय में अधिक जानकारी और प्राकल्पना तथा सिद्धांतों के विकास और परीक्षण से संबंधित होता है विशुद्ध अनुसंधान। इसके अंतर्गत क्या होता है, हमें व्यावहारिक जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो सामाजिक जीवन में सही है या नहीं है, हमें इसकी चिंता नहीं करनी। व्यावहारिकता का मतलब क्या होता है, व्यावहारिकता का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में हमारे लिए उपयोगी हो, वो है व्यावहारिकता। कोई चीज व्यवहार में अगर आता है, ठीक है ना। तो विशुद्ध अनुसंधान में व्यावहारिकता की चिंता नहीं की जाती है, उसका, उस ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग है या नहीं इसकी चिंता नहीं की जाती। केवल इसकी चिंता की जाती है कि वो ज्ञान नया ज्ञान है कि नहीं, परिमार्जित ज्ञान है कि नहीं। तो इसमें हम ज्ञान की खोज करते हैं और घटना के संबंध में, कोई घटना घटती है, क्यों घटती, कैसे घटती, कैसे रोका जा सकता है, इन सब बातों पर बहुत ज्यादा विमर्श नहीं करते हैं। हम घटना के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, बस कि घटना का स्वरूप क्या है और इस तरह घटनाएं कितनी बार घट चुकी हैं और ये घटना वास्तव में, इस घटना का क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर, ये चीज हम जानते हैं। फिर प्राकल्पना, हमने बताया प्राकल्पना बनाते हैं, प्राकल्पना को सिद्ध करते हैं, सिद्धांत जो है नए सिद्धांत विकसित करते हैं, नई बात कहते हैं। ये विशुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत होता है। कुल मिला के नोइंग मोर अबाउट अ फेनोमेनन, किसी भी समस्या के संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना विशुद्ध अनुसंधान का उद्देश्य होता है। इसको हम आधारभूत अनुसंधान भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, क्योंकि हमें ये व्यावहारिक ज्ञान का आधार प्रस्तुत करता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, व्यावहारिक ज्ञान नहीं देता,
लेकिन व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का एक आधार हमें प्रदान करता है। ठीक है, ये सैद्धांतिक जानकारियां देता है, व्यावहारिक जानकारी नहीं देता। वो चीज जो हमारे जीवन में उपयोगी हो उसकी बात नहीं करता है, लेकिन उसको उसके लिए एक आधार तैयार करता है। इसीलिए इसको हम फंडामेंटल रिसर्च या आधारभूत अनुसंधान भी कहते हैं। इसमें जो है मूलभूत चीजें देखी जाती हैं। और ये कहा जाता है कि एक अच्छे सिद्धांत से बढ़कर कुछ भी इतना व्यवहारिक नहीं होता। देयर इज नथिंग सो प्रैक्टिकल एज अ गुड थ्योरी। तो मतलब यह है कि थ्योरी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि थ्योरी के बिना सिद्धांत के हम व्यवहार में प्रवेश नहीं कर सकते। सिद्धांत और व्यवहार दोनों अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। हम जब सिद्धांत को पढ़ते हैं तभी हम व्यवहार की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से व्यवहारिक अनुसंधान या व्यवहारिक जानकारियों के लिए सैद्धांतिक जानकारियों का होना आवश्यक है। तो ये इस विशुद्ध अनुसंधान का इंपॉर्टेंस है। उदाहरण जैसे है सामूहिक व्यवहार या सामूहिक गतिशीलता में कार्यकलाप से संबंधित सिद्धांत का विकास करना, कि हम एक समूह में कैसे काम करते हैं और हमारी सामूहिक गतिशीलता किस प्रकार से होती है, किसी भी समूह की गतिविधियां क्या हैं, उनके क्रियाकलाप क्या हैं, इनकी जानकारी हम, इनकी सैद्धांतिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं। हम क्यों और कैसे में नहीं जाते हैं, हम केवल क्या है यहीं तक सीमित रहते हैं। कोई भी चीज क्या है यहीं तक हम सीमित रहते हैं। इस प्रकार के सिद्धांत का प्रयोग सामाजिक घटनाओं के विषय में मौजूद जो सिद्धांत हैं उनका समर्थन करना होता है। ये जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, हम उस ज्ञान का जो विशुद्ध अनुसंधान के आधार पे जो जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं, उस जानकारियों में हम किसी सिद्धांत की प्रशंसा कर सकते हैं या उस सिद्धांत को सराह सकते हैं और उस सिद्धांत को नकार भी सकते हैं। अगर वो गलत सिद्धांत है तो उसको हटा के उसकी जगह पे नया सिद्धांत दे सकते हैं। ये विशुद्ध अनुसंधान का काम होता है। तो विशुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति से अनुमानित परिकल्पना के आधार पर किसी भी तथ्य या किसी सिद्धांत की जब हम स्थापना करते हैं तो वो विशुद्ध अनुसंधान कहलाता है। तो ये सामान्य सा अर्थ है विशुद्ध अनुसंधान का। अर्थ है कि विशुद्ध अनुसंधान क्या है, तो हमें लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको संक्षेप में दोहरा देते हैं कि विशुद्ध अनुसंधान सैद्धांतिक अनुसंधान होता है। इसमें हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, इसमें हम पूर्व से उपलब्ध ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार करते हैं, इसमें हम प्राकल्पना बनाते हैं और प्राकल्पना का परीक्षण करते हैं। इसके अंतर्गत हम जो है सैद्धांतिक चीजों की खोज करते हैं जो पूर्व से स्थापित सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। इसके अंतर्गत जो सिद्धांत पहले से बनाए गए हैं उन सिद्धांतों का हम समर्थन भी कर सकते हैं और हम उन सिद्धांतों को नकार भी सकते हैं और उनके आधार पर दूसरे सिद्धांत बना सकते हैं। अब कुछ विशेषताएं हैं, विशुद्ध अनुसंधान की कुछ विशेषताओं की हम चर्चा कर लें। पहली विशेषता यह है कि विशुद्ध अनुसंधान सामाजिक घटनाओं और जटिल तथ्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। इसका अर्थ यह है, इसका प्रमुख कार्य है कि समाज में कौन सी प्रमुख घटनाएं घट रही, उन घटनाओं की जानकारी हमको विशुद्ध अनुसंधान के माध्यम से होती है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। हम एक तरह से अवेयर रहते हैं उन चीजों से जो समाज में घट रही होती हैं। और क्योंकि जब तक आप समाज में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप व्यावहारिक रूप से उन घटनाओं के निदान का, उन घटनाओं के इलाज का या उन घटनाओं के समाधान का प्रयत्न नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि समाज में कौन सी घटना घटती है, उसके बाद फिर व्यावहारिक धरातल पर उस घटना के संबंध में समाधान प्रस्तुत करने का आप काम करेंगे। तो इस तरह से व्यावहारिक अनुसंधान विशुद्ध अनुसंधान के लिए विशुद्ध अनुसंधान व्यावहारिक अनुसंधान के लिए एक आधार का काम करता है। अर्थात व्यावहारिक जगत में हम सैद्धांतिक ज्ञान के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हमें व्यावहारिक जगत में प्रवेश करना है तो हमारे पास सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक घटनाओं का सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी बहुत जटिल सामाजिक घटनाएं बड़ी जटिल होती हैं, उनके विषय में हम सहज जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। तो विशुद्ध अनुसंधान हमको सहयोग प्रदान करता है कि आप समाज में जो जटिल समस्याएं हैं उनकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विशुद्ध अनुसंधान दूसरी विशिष्टता क्या है? विशुद्ध अनुसंधान व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करता है। जब हम विशुद्ध अनुसंधान करते हैं और जो विशुद्ध अनुसंधान के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम व्यावहारिक जगत में उपयोग करते हैं और व्यावहारिक जगत में उपयोग करके हम पूर्व की जो समस्या है उस समस्या का निदान करते हैं
या उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। कुछ एक उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, सामाजिक पृष्ठभूमि का बौद्धिक उपलब्धि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये जो है सैद्धांतिक अनुसंधान है कि जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, अर्थात जिनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है और जिनके यहाँ का वातावरण, जिस परिवार का वातावरण बहुत अच्छा है, उस परिवार से अपेक्षा की जा सकती है कि उस परिवार में अच्छे विद्यार्थी, प्रखर विद्यार्थी और अच्छे लोग उत्पन्न होंगे, अच्छे डिसीजन मेकर्स पैदा होंगे, ऐसी कल्पना की जा सकती है। तो सामाजिक पृष्ठभूमि जो है बौद्धिक उपलब्धि पर असर डालती है। और जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कमजोर है, जिनके पास शिक्षा के बहुत अच्छे साधन नहीं है, जिनके पास सुधार के बहुत अच्छे साधन नहीं है, ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं वो सामाजिक जीवन में पिछड़ जाते हैं। जैसे आपको हम बताएं, अमेरिका में निग्रो जाति पाई जाती है, जो जिनको काला और गोरा की संज्ञा आप देते हैं। तो निग्रो प्रजाति जो पाई जाती है, ये देखा गया कि जो निग्रो प्रजाति जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कमजोर थी, उनका जो आईक्यू लेवल था, उनकी जो सोचने समझने की जो क्षमता थी, वो मजबूत पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की सोचने समझने की क्षमता से कम थी। और ये स्वाभाविक भी है, ये स्वाभाविक भी है कि अगर हमारी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं है तो हम जो है बहुत अच्छी प्रगति नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, मूवी आपने देखा होगा सुपर 30। किसी ने देखा है क्या? शुभांगी देखा है क्या सुपर 30? नो सर। नहीं देखा। किसी ने देखा? कोमल कुशवाहा? नहीं देखा। चलो हम बता देते हैं। सुपर 30 मूवी में क्या होता है कि 30 स्टूडेंट्स का ग्रुप जो है वो इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, और जब उनको उच्च सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लड़कों के साथ बिठाया जाता है तो उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो कमजोर हो जाता है। कमजोर इसलिए हो जाता है, जब उनसे पूछता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो बताते हैं कि साहब हम पहली बार तो ऐसी जगह पे गए थे, पहली बार हम ऐसे लोगों के साथ बैठे थे, तो हमको जो जानकारियां थी वो जानकारियां भी हमारी कुंद पड़ गई या वो जानकारियां भी मंद पड़ गई। तो ये उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। ये सामाजिक पृष्ठभूमि कि अगर जो है किसी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को अगर शहरी क्षेत्र के उन्नत परिवेश में उसको डाल दिया जाए तो कुछ समय तक वो अपना एडजस्टमेंट उनके साथ नहीं कर पाता और कुछ समय पश्चात ही वो एडजस्टमेंट कर पाता है। तो विशुद्ध अनुसंधान में यही देखा जाता है कि विशुद्ध अनुसंधान में जो जानकारियां मिलती हमें उसका उपयोग हम व्यवहारिक अनुसंधान में करते हैं और इस तरह की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि अगर परिवेश अच्छा है तो विद्यार्थी अच्छा होगा, निश्चित रूप से उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। परिवेश अगर खराब है तो उसका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ सकता है। तो ये चीज गुड्डे हार्ट कहते हैं। गुड्डे हार्ट कहते हैं कि वास्तव में रोग निदान या इलाज के लक्ष्यों के लिए विशुद्ध अनुसंधान से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विशुद्ध अनुसंधान से जो जानकारी हमको मिलती है उसका उपयोग करके हम व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि विशुद्ध अनुसंधान से हमको पता चलता है कि सामाजिक पृष्ठभूमि का असर विद्यार्थी के आईक्यू लेवल पर पड़ता है। तो हम इलाज कैसे करेंगे? हम उसकी उसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसमें सुधार लाना शुरू कर देंगे। अगर हम सामाजिक पृष्ठभूमि को सुधार लेते हैं तो उसका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। तो ये इलाज हो गया। तो विशुद्ध अनुसंधान वास्तव में नैदानिक है। नैदानिक माने निदान करने वाला, डायग्नोस्टिक है ना। डायग्नोस्टिक शब्द आप लोगों ने सुना होगा। डायग्नोस्टिक में निदान करने वाला, अर्थात वो जटिल समस्याओं का निदान प्रस्तुत करता है, इसलिए व्यवहारिक अनुसंधान उपयोगी होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि विशुद्ध अनुसंधान क्या करता है, सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का पता लगाता है। इसको ध्यान देना, फंक्शनल रिलेशंस। प्रकार्यात्मक संबंध क्या है कि हम अंतः क्रिया, आप सिंपल सी कल की बात हम लोगों ने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ी थी कि अंतः क्रिया हमारी किस तरह से समाज में होती है और उस अंतः क्रिया की जानकारी हमें प्राप्त होती है कि एक समूह दूसरे समूह से अंतः क्रिया कैसे करता है। ये प्रकार्यात्मक संबंध है। ठीक है। एक 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 गुट का दूसरे गुट से क्या रिलेशन हो सकता है, क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम व्यवहारिक विशुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत जान पाते हैं। चौथी बात क्या है? चौथी बात यह है कि व्यवहारिक समस्याओं में पाए जाने वाले केंद्रीय तत्व क्या है, मूल तत्व क्या है। जो व्यवहारिक समस्याएं समाज में हम देखते हैं, वो समस्या जो हमारे सामने आती है उसमें मूल तत्व क्या है, उसका पता हम विशुद्ध अनुसंधान के माध्यम से लगा सकते हैं।
तो ये गुड्डे हार्ट का कहना है। जैसे उन्होंने कहा कि किसी संस्था में स्पोर्ट्स की घटनाओं का जाति का प्रभाव उस पर कितना पड़ता है, कि अगर उच्च जाति के लोगों को उपलब्धता है स्पोर्ट्स की सामग्री और निम्न जाति के लोगों को स्पोर्ट्स की सामग्री उपलब्ध नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, इस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं और हम दोनों ही समूहों को वो संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये विशुद्ध अनुसंधान की खासियत है कि व्यवहारिक क्षेत्र में जो मूल बातें हैं उन मूल बातों को निकाल सकते हैं। जैसे इंक्लूजन जिसको आप कहते हैं, इक्विटी, समता। अगर विषमता है, अगर सैद्धांतिक अनुसंधान के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि सामाजिक विषमता विकास में अवरोधक है, तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम सामाजिक विषमता को दूर करेंगे। अगर हमको लगता है कि सामाजिक विषमता अध्ययन की उपलब्धियों पर असर डालता है, तो हम सामाजिक विषमता को दूर करेंगे। हम सामाजिक विषमता दूर करके और लोगों को इंक्लूड करके, इंक्लूजन, समावेशन, जैसे कोई बच्चा ऐसा है जो समावेशित नहीं है, तो उसको उस ग्रुप में उसका समावेशन करेंगे। समावेशन का मतलब हुआ कि उसको वो चीजें उपलब्ध कराएंगे जो उसको उपलब्ध नहीं थी और जिसके कारण से वह सामाजिक विषमता का शिकार था। तो सैद्धांतिक अनुसंधान से हमें पता चलता है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बौद्धिक उपलब्धि पर प्रभाव डालती हैं, या शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रभाव डालती हैं, या सामाजिक क्षेत्र में किसी उपलब्धि पर प्रभाव डालती हैं। और जब हमें ये पता चल जाता है तो हम उसका इलाज करते हैं या उसको समाप्त, मतलब उसको कोशिश करते हैं कि वो दूर हो जाए। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, विशुद्ध अनुसंधान प्रशासन के लिए प्रामाणिक प्रणाली बन जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो हम अनुसंधान करते हैं, जो हम रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च के आधार पर शासन नीति निर्माण करता है, शासन नीतियां बनाता है, कानून बनाता है, और वो विशुद्ध अनुसंधान के द्वारा स्थापित किया गया सिद्धांत है। जैसे कुछ कानूनों का उदाहरण आप ले सकते हैं। 2005 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का कानून बना, और आपको पता होना चाहिए कि जो हिंसा का कानून था, इसके संबंध में काम किया था इंदिरा जयसिंह, हाई कोर्ट दिल्ली की वकील थी, उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर काम किया और काम करके एक सिद्धांत बताया, स्थापित किया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन सी प्रकार की हिंसा महिलाओं के सामने आती, और उसको उन्होंने सरकार ने उसको घरेलू हिंसा कानून बना दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि जो विशुद्ध अनुसंधान आता है, जो जानकारियां आती हैं, वो सरकार के लिए फायदेमंद होती है और सरकार उनका प्रयोग करके अपनी विकास की नीतियों को अंजाम देती है। बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर जो पॉलिसीज हैं, उन पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज का जो निर्धारण होता है वो अनुसंधानों पर होता है, विशुद्ध अनुसंधान पे होता है। सूचना का अधिकार, अब सूचना का अधिकार बन गया, तो ये भी क्या है, जो जानकारियां सरकार के सामने आई कि इस तरह से ये जानकारी अगर हम काम कर दें तो सूचना तक सबकी पहुंच हो जाएगी और वो सुशासन के मार्ग में जो बाधाएं हैं उसको दूर कर देगी, तो सूचना का अधिकार का कानून बन गया। इसी तरह से पंचायत राज। कहने का अर्थ है कि विशुद्ध अनुसंधान का जो निष्कर्ष होता है, विशुद्ध अनुसंधान के जो परिणाम होते हैं, वो परिणाम सरकार के लिए, शासन के लिए प्रामाणिक हो जाते हैं, और कई बार शासन जो है उन सिद्धांतों का उपयोग करके जनहितकारी, लोकहितकारी कानून बनाती है। तो गुड्डे और हार्ट कहते हैं कि विशुद्ध अनुसंधान प्रशासनिक ढांचे पर तभी प्रभाव डालता है जब प्रशासक स्वयं इसकी उपयोगिता को सीखता है। यानी प्रशासक को जब ये पता चलता है कि ये उपयोगी है, तो उसका उपयोग वो नीति निर्माण की प्रक्रिया में लेता है। बहुत सारे ऐसे कानून देश में बने हुए हैं जो किसी न किसी प्रकार के अनुसंधानों पर आधारित है। इसीलिए कभी कभी सरकार फंडिंग करती है, सरकार पैसा देती है कि लोग अनुसंधान करें, खोजें, और अनुसंधान करने के पश्चात वो निष्कर्ष निकालें, और जो निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष का प्रयोग सरकार नीति निर्माण में करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है विशुद्ध अनुसंधान की। विशुद्ध अनुसंधान में क्या है, वैकल्पिक समाधान सुझाए जाते हैं। विशुद्ध अनुसंधान जो है कई समस्याओं का विकल्प बताता है कि अगर ये है तो इसका विकल्प क्या होगा। कोई घटना अगर घट रही है तो उस घटना को खत्म करने का, या वो घटना दोबारा ना घटे, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए विकल्प क्या है। तो विशुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत हम उसके लिए विकल्प की तलाश करते हैं। इसके अंतर्गत स्वाभाविक या सामान्य नियमों को ज्ञात किया जाता है, जिसमें सामाजिक जीवन और उसकी प्रमुख घटनाएं निर्देशित होती हैं। कुछ ऐसे नियम हमको पता चलते हैं जिसके आधार पर हम सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जैसे आप आरक्षण की पॉलिसी लेते हैं, जब ये देखा गया कि
कुछ समाज का ऐसा वर्ग है जो शासन की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पाया, तो शासन ने उसके लिए नीतियां बनाना शुरू कर दिया और उसके लिए भी मुख्य धारा में उसको भी सम्मिलित करने की बात की जाने लगी और इस तरह से आरक्षण की व्यवस्था आई। अभी अलग बात है कि बाद में अपनी सुविधा के हिसाब से आरक्षण का सदुपयोग या दुरुपयोग जो भी किया गया उसके विषय में हम आपसे चर्चा नहीं कर सकते। तो इस तरह से कुछ चीजें जो हैं जो विशुद्ध अनुसंधान से हमें प्राप्त होती हैं, उन चीजों के आधार पर हम सामाजिक समस्याओं के निदान का प्रयत्न करते हैं। तो ये विशुद्ध अनुसंधान है। दूसरा जो अनुसंधान है व्यावहारिक अनुसंधान। अब विशुद्ध अनुसंधान और व्यावहारिक अनुसंधान में फर्क क्या है ये आप समझ लें। हमने आपको बताया कि व्यावहारिक अनुसंधान वो होता है जो सामाजिक जीवन में रहते हुए और अनुभवों से प्राप्त करके हम करते हैं। वो खोजें जो हम एक सामाजिक जीवन के का अनुभव करते हुए और उसके द्वारा जो अनुभव प्राप्त होते हैं हमें उसके आधार पर करें, या इम्पिरिकल, ये अनुभवात्मक होता है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि इसमें हम ज्ञान के या तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों का प्रयोग करते हैं, वो स्रोत जो प्रथम बार हम प्रयोग करते हैं। तो ये एक तरह से व्यावहारिक, इसीलिए इसमें पीवी यंग ने परिभाषा दी है। पीवी यंग परिभाषा देते हैं मतलब व्यावहारिक अनुसंधान ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति है। कैसे ज्ञान की प्राप्ति? जिसमें ज्ञान की प्राप्ति मानवीय भाग्य के सुधार में सहायक हो। मतलब ये हुआ कि सैद्धांतिक अनुसंधान में हम ज्ञान की वृद्धि करते हैं, लेकिन व्यावहारिक अनुसंधान में हम ज्ञान का उपयोग समस्याओं के समाधान में करते हैं। हम जानकारियां जो इकट्ठा करते हैं उन जानकारियों का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि हम इसके माध्यम से उन समस्याओं का निदान प्रस्तुत कर सके जो समस्याएं वास्तव में समाज में हैं। उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? ठीक है, क्राइम, अपराध क्यों है, या नशाखोरी विद्यार्थियों में क्यों है, या छात्रों में असंतोष क्यों होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और इसमें क्यों और कैसे दोनों बातें आ जाती हैं। कोई चीज क्यों हो रहा है और उसका समाधान कैसे हो सकता है, ये बातें भी अप्लाइड रिसर्च में, व्यावहारिक अनुसंधान में आ सकती है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि इस अनुसंधान के माध्यम से हम उन समस्याओं पे फोकस करते हैं जो समस्याएं वास्तव में समस्या मूलक हैं और जिस समस्याओं के समाधान से समाज में किसी न किसी प्रकार का सुधार हो सकता है। तो व्यावहारिक अनुसंधान में ये चीजें मुख्य रूप से की जाती हैं। इसमें जो है हम साइंटिफिक नॉलेज प्राप्त करने, वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, प्रामाणिक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो जिसका कुछ प्रमाण हो, जो प्रामाणिक हो और जिसका उपयोग हम व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में कर सकें। तो ये होता है व्यावहारिक अनुसंधान। इसके अंतर्गत सामाजिक तथा वास्तविक जीवन की समस्याओं के विश्लेषण और निदान का प्रयास किया जाता है। वास्तव में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर हम फोकस करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई समस्या अगर है तो क्यों है और उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। जो वास्तविक सामाजिक और वैयक्तिक जीवन की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, इन चीजों की खोज हम व्यावहारिक अनुसंधान के अंतर्गत करते हैं। इसकी जानकारियां विशुद्ध अनुसंधान के सिद्धांतों पर आधारित कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण के आधार बन जाती हैं। यानी सैद्धांतिक अनुसंधान जो करता है उसी के आधार पर हम व्यावहारिक अनुसंधान के नियम तय करते हैं और उसी के आधार पर हम व्यावहारिक अनुसंधान के आधार से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। सीधा सा अर्थ यह है कि व्यावहारिक अनुसंधान व्यावहारिक जगत में जो कठिनाइयां दिखाई पड़ती, जो वस्तुनिष्ठ हैं, जो वास्तव में, हम उन कठिनाइयों पर फोकस करते हैं। हम अतीत की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, हम वर्तमान की समस्याओं पर ध्यान देते हैं। अतीत में क्या घटा उससे कुछ लेना देना हमारा नहीं होता है। जब हम व्यावहारिक अनुसंधान के क्षेत्र में आते हैं, हम वास्तव में जो हमारे सामने घट रहा है, जो वस्तुनिष्ठ है, जो यथार्थ है, हम उस पर फोकस करते हैं और उसी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। अब ये अलग बात है कि हम इसके लिए विशुद्ध अनुसंधान के प्राप्त निष्कर्षों से सहयोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसमें ये बता दिया जाता है कि ये समस्या है, इस तरह की समस्या समाज में पहले थी और उसको हम आज की तारीख में वर्तमान संदर्भ में उसका उपयोग करके और उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। हार्टन और हंट कहते हैं यह अनुसंधान व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग के तरीकों की खोज करता है। यानी व्यावहारिक अनुसंधान में हम टूल्स का प्रयोग करते हैं, हम टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं,
हम साधनों को प्रयोग करते हैं, ऐसे टूल्स, ऐसी टेक्निक्स, ऐसे साधन, ऐसे उपकरण या ऐसे उपादान जिसके माध्यम से हम समाज की समस्याओं का निदान प्रस्तुत कर सकें। तो इसमें हमारा दृष्टिकोण नैदानिक होता है। इसमें हमारा दृष्टिकोण केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, इसमें हमारा दृष्टिकोण ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है जो हमारी समस्या का समाधान कर सके। तो ये है व्यावहारिक अनुसंधान। इसमें जो है, जो विशुद्ध अनुसंधान के परिणाम आते हैं, उन परिणामों को व्यावहारिक जगत में उपयोग में लाया जाता है। ये बताया जाता है कि विशुद्ध अनुसंधान के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, उस ज्ञान का उपयोग हम व्यावहारिक जगत में कैसे कर सकते हैं, हम अपने सामाजिक जीवन में कैसे करते हैं। यह अनुसंधान अंतर अनुशासन प्रकृति का होता है। ये भी आपको ध्यान देना। अंतर अनुशासन आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। अंतर अनुशासन का मतलब होता है जैसे समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान, जैसे अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, यानी कई विषयों के को साथ में मिला लिया जाता है। तो कई तरह की समस्याएं जो होती हैं, उन समस्याओं के अध्ययन की कोशिश हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो ये जो है व्यावहारिक अनुसंधान के 4 पक्ष बताया है गुड्डे हार्ट ने। पहली बात उन्होंने बताया कि व्यावहारिक अनुसंधान नए तथ्य प्रदान करता है, नई जानकारियां प्रदान करता है, व्यावहारिक जानकारियां प्रदान करता है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि सैद्धांतिक अनुसंधान के आधार पे जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उसको वैज्ञानिकता के सांचे में ढाल सकता है, अर्थात उसको एक कसौटी पे कस सकता है विशुद्ध व्यावहारिक अनुसंधान। यानी विशुद्ध अनुसंधान से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को हम टूल्स के माध्यम से, या वो ज्ञान प्रासंगिक है कि नहीं, हम उस ज्ञान की प्रासंगिकता का परीक्षण करते हैं व्यावहारिक अनुसंधान के अंतर्गत। इसके अलावा बहुत सारे कंसेप्ट जो हमारे मस्तिष्क में होते हैं, बहुत सारी अवधारणाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं, जो बहुत सारी पूर्व धारणाएं जो हमारे मस्तिष्क में होती हैं, उन पूर्व धारणाओं को स्पष्ट करता है व्यावहारिक अनुसंधान। इसके अलावा विशुद्ध अनुसंधान, व्यावहारिक अनुसंधान जो है, वो पूर्व से जो उपलब्ध ज्ञान है, उस ज्ञान को इंटीग्रेट करता है, उस ज्ञान को संगठित करने की कोशिश करता है। तो ये संक्षेप में हम आपको बताना चाह रहे थे कि विशुद्ध अनुसंधान और व्यावहारिक अनुसंधान क्या है, और हमें लगता है कि आपकी समझ में ये आ गया होगा।